नमस्कार नहीं वेलकम यू ऑल वर्ल्ड अफेयर्स मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली इंडिया भारत जो डिबेट है ना, इससे रिलेटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई है। एनसीईआरटी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पैनल है, इन्होंने ये कहा है कि हमारे हिसाब से जो भी एनसीईआरटी की किताबें हैं वहां पे इंडिया को हमें रिप्लेस कर देना चाहिए विद भारत। यहाँ पर आप देख पाओगे आर्टिकल, एनसीईआरटी पैनल ने ये सजेशन दिया है कि इंडिया शुड बी रिप्लेस्ड विद भारत। नाउ मैं ये ऐड कर दूं, ये अभी सुझाव है, एनसीईआरटी ने अभी ये नहीं कहा कि इस सुझाव पर ये लोग काम करना स्टार्ट कर देंगे। जब एनसीईआरटी से पूछा गया कि क्या सच में अब सारी स्कूल टेक्स्ट बुक्स में चाहे इंग्लिश हो हिंदी हो इंडिया की जगह भारत लिखा होगा, तो एनसीईआरटी ने अभी के लिए ये कहा है कि हमने इस पर कोई निर्णय लिया नहीं है, अभी जल्दबाजी में कोई निर्णय इस पर होगा नहीं। इट इज़ टू प्रीमेच्योर टू कमेंट। तो अगेन इन्होंने ये भी नहीं कहा कि ये बिल्कुल नहीं होगा और ये भी कमेंट नहीं करी कि ये बहुत ही जल्द लागू कर देंगे। बट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर अब ये खड़ा हो गया है कि क्या स्कूल टेक्स्ट बुक्स में, अगेन ये हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं, हमारे देश में जो बच्चे हैं जो नाम पढ़ के बड़े होंगे, बाद में उनकी जो सोच है, जो उनका सोचने का तरीका है, उस नॉलेज से, उन बुक से बहुत ज़्यादा इम्पैक्टेड होगा। आज के समय आपकी जो भी सोच है, जो भी पर्सनालिटी है, उसमें कहीं ना कहीं एनसीईआरटी किताबों की छाप भी होगी। चाहे अब आप फील ना करते हो, आपको लगता हो बहुत सारा आपने कंटेंट कंज्यूम कर लिया है, आप बहुत सारी और चीज़ें सीख गए हो, मगर बचपन में जो आपने एनसीईआरटी की किताबें या फिर जो भी किताबें पढ़ी थी, उनकी छाप डीप आपकी पर्सनालिटी में रहती है। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टॉपिक, बहुत कुछ यहाँ पे आपको जानने को मिलेगा। मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, हाल ही में किस कंट्री ने ओपनली यूएन के चीफ को कहा है कि रिजाइन कर दीजिए, आपसे बहुत बड़ी गलती हुई है? ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन, इजराइल, नॉर्थ कोरिया, रशिया या फिर चाइना। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर, सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के एंड में। ओके, सो पहले तो हम डिस्कस करते हैं कि एनसीईआरटी के पैनल ने रिकमेंडेशंस क्या दी है, उसके बाद ना हम तुलना करेंगे कि नाम के और हिस्ट्री के इशू को लेकर इंडिया की क्या अप्रोच है और चाइना की क्या अप्रोच रही है। बहुत ही इंटरेस्टिंग डिफरेंस है दोनों कंट्रीज में। नाउ जो एनसीईआरटी है, मतलब कि नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, इनकी बनाई हुई कमेटी के जो चेयरमैन है, इनका नाम है आइजैक। नाउ आइजैक साहब ने हाल ही में पहले तो ये कहा, इनके हिसाब से कि जो वर्ड इंडिया है ना, जो टर्म इंडिया है, ये ऑफिशियली अगर हम डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में देखें, इंडिया में ऑफिशियली यूज़ किए जाने लगी आफ्टर द बैटल ऑफ प्लासी। इसके बारे में आपको पता होगा, हिस्ट्री अगर आपने थोड़ी बहुत भी पढ़ी है, कि 1757 में एक बैटल हुई थी, बैटल ऑफ प्लासी, जहां पर ब्रिटिश इंडिया और ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से लड़े थे रॉबर्ट क्लाइव और इनके बहुत सारे आर्मी जनरल्स, और दूसरी तरफ थे सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला की बुरी तरीके से हार हुई थी यहाँ पर, और इसका रीज़न ये था क्योंकि मीर जाफर जो पहले सिराजुद्दौला के साथ खड़े थे, इन्होंने लास्ट मोमेंट पर पार्टी बदल ली और ब्रिटिशर्स के साथ जाके ये खड़े हो गए। हालांकि बाद में ब्रिटिशर्स ने इनको भी नहीं छोड़ा, इनके भी बहुत सारे इश्यूज हो गए ब्रिटिशर्स के साथ। बट इस वॉर के रिजल्ट में हुआ क्या कि ईस्ट इंडिया कंपनी का जो प्रॉपर शासन है ना, एटलीस्ट मैं कहूँगा बंगाल रीजन में ये कायम हो चुका था। उसके बाद ब्रिटिशर्स फैलते गए और एक टाइम पे आकर पूरा इंडिया ही कब्जा लिया। हिस्टोरियंस काफ़ी बार आर्ग्यू करते हैं कि अगर बैटल ऑफ प्लासी ही ब्रिटिशर्स हार जाते और मीर जाफर ने जो दगाबाजी करी थी ये ना करता, तो इंडिया की कंप्लीट हिस्ट्री चेंज हो सकती थी। तो खैर, ये तो बात हो गई हिस्ट्री की। नाउ आइजैक साहब कह रहे हैं कि इंडिया जो वर्ड है ना, ये ईस्ट इंडिया कंपनी या जो ब्रिटिशर्स एक बार आ गए यहाँ पर, इंडिया कहते हैं इस रीजन को, तो तब से प्रॉपरली ये वर्ड यूज होना स्टार्ट हो गया डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में। वेराज जो टर्म है भारत, इसका इतिहास 5000 साल पुराना है, और जो लोग हैं धरती के, भारत जो ये टर्म है इसे ज़्यादा अपना समझते हैं। तो ये इन्होंने एक बात यहाँ पर कही। आगे इन्होंने एक और मुद्दा ये भी उठाया कि ब्रिटिशर्स ने ना बहुत ज़रा सोच समझकर इंडिया की आइडेंटिटी, इंडिया की हिस्ट्री, इंडिया का कल्चर, तीनों पे अटैक किया और इंडियंस को एक बहुत ही बड़ा इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स दे दिया। इंडियंस को ये फील करा दिया कि हमारा इतिहास कुछ था ही नहीं, हमने कुछ अकॉम्प्लिश किया ही नहीं था। जो एंशिएंट इंडिया था वो तो बहुत ज़्यादा खराब टाइम था, बहुत ज़्यादा डार्क एरा था। यहाँ पे आप देख पाओगे आइजैक साहब ने ये कहा है कि ब्रिटिश डिवाइडेड इंडिया इनटू एंशिएंट, मिडीवियल एंड मॉडर्न, और एंशिएंट पार्ट में इस रीजन की जो ग्रेटनेस थी इसको बिल्कुल इग्नोर ही कर दिया गया। जो आप टेक्स्ट बुक्स देखोगे उसमें ज़्यादातर इंडियंस की जो हार है उसको हाईलाइट किया गया है। फॉर एग्जाम्पल, इन्होंने एक एग्जाम्पल यहाँ पर यह भी लिया
कि अलेक्जेंडर द ग्रेट ने, यहाँ पे आप बाय द वे देख पाओगे, ये वर्ल्ड मैप है अलेक्जेंडर द ग्रेट के टाइम का। मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ 323 बीसी की। अलेक्जेंडर द ग्रेट मैसेडोनिया से शुरू हुआ, उसके बाद यूरोप का बहुत बड़ा हिस्सा कब्जा कर एशिया में एंट्री करके पर्शियंस को हराकर ये पहुंच गया था सीधा इंदस नदी के किनारे। तो इंडियन हिस्ट्री बुक्स में ना देखो अलेक्जेंडर द ग्रेट के बारे में प्रॉपरली मेंशन किया गया है, मगर आगे ना ये नहीं बताया गया कि जो ग्रीक एम्पायर इतना जरा खिंच गया था, ये इंडियंस को हरा क्यों नहीं पाए, ये इंडियंस को कब्जा क्यों नहीं पाए, और अल्टीमेटली अलेक्जेंडर द ग्रेट के बाद जो जनरल्स आए थे उनके साथ क्या हुआ था, इसके बारे में सच में कई इंडियंस को पता नहीं है। सेलुकस के बारे में आप देखोगे ना तो एनसीईआरटी की किताबों में उतनी जानकारी नहीं है जितनी होनी चाहिए। आई मीन मेंशन किया हुआ है एक दो जगह, मगर जो सेलुकस के बारे में इंडियंस को पता होना चाहिए वो पता नहीं है। मैं हल्का सा आपको आइडिया दे दूं, अलेक्जेंडर द ग्रेट ने इंडिया कब्जाने की कोशिश करी, ज़्यादा इंडिया की टेरिटरी को नहीं कब्जा पाया। बिल्कुल आप कह सकते हैं इंदस नदी के आसपास का जो रीजन है वहीं तक ये सिमट के रह गया, उसके बाद बीमार हो गया या जो भी इश्यूज थे उसके, वो मर गया। अलेक्जेंडर द ग्रेट के मरने के बाद ऐसा तो था नहीं कि उसका पूरा साम्राज्य एक क्षण में बिखर गया, गायब हो गया। एम्पायर्स के साथ ऐसा होता नहीं है। तो अलेक्जेंडर द ग्रेट के बाद ना इसी का एक जनरल, एक ग्रीक मैसेडोनियन जनरल जो था सेलुकस, इसने कहा कि अब मैं संभालूंगा पूरे एम्पायर को, और ये बना सक्सेसर अलेक्जेंडर द ग्रेट का। और इसने बाद में खुद का एक एम्पायर बना दिया जिसको हम आज के समय कहते हैं सेल्यूसिड एम्पायर। और जब तक सेलुकस ने अलेक्जेंडर का एम्पायर संभाला ना, इंडिया में चंद्रगुप्त मौर्य खड़े हो चुके थे, और चंद्रगुप्त मौर्य और सेलुकस के बीच में एक बड़ी वॉर हुई थी जिसे हम कहते हैं सेल्यूसिड मौर्यन वॉर। इस वॉर के बारे में देखिए पश्चिमी देश बात नहीं करते, इंडिया में हमारी हिस्ट्री बुक्स में जितना मेंशन होना चाहिए उसका उतना मेंशन होता नहीं है, क्योंकि बिल्कुल अलेक्जेंडर द ग्रेट के बाद जो ग्रीक जनरल था उसे चंद्रगुप्त मौर्य ने बुरी तरीके से हरा दिया था। मौर्यन जीत हुई थी, सेलुकस को बहुत बड़ी हार झेलनी पड़ी। बहुत सारा एरिया जो मॉडर्न डे पंजाब का है, इवन अफगानिस्तान का भी जो बहुत सारा एरिया है, ये सेलुकस को देना पड़ा चंद्रगुप्त मौर्य को। और हाँ, बाद में मैं ये भी कहूंगा कि दोनों के बीच में एक मैरिज एग्रीमेंट भी हो गया था। जो सेलुकस की बेटी थी उसने शादी कर ली थी चंद्रगुप्त मौर्य से, और बाद में सेलुकस ने जो वेस्टर्न साइड पे अटैक किए कई एम्पायर्स पे, उसके लिए चंद्रगुप्त मौर्य ने कुछ वॉर एलिफेंट्स भी सेलुकस को गिफ्ट किए थे। बट ओवरऑल आप कह सकते हैं ग्रीक्स को इंडियंस ने बुरी तरीके से हराया था। ये एक हिस्टोरिकल फैक्ट है। और एनसीईआरटी की बहुत सारी किताबों में आप देखोगे ना जहाँ पे मौर्यन साम्राज्य की बात की गई है, तो सेलुकस को आप सर्च करोगे कई किताबों में तो आपको देखिए मेंशन मिलेगा नहीं। आई मीन अगर मैं यहाँ पे अलेक्जेंडर द ग्रेट का देखूँ ना तो यहाँ पे इन्वेजन ऑफ अलेक्जेंडर ऑफ मैसेडोनिया ये होगा, फिर नीचे चंद्रगुप्त मौर्य आ गए, उनका साम्राज्य स्टार्ट हो गया, फिर उसके बाद सीधा रेन ऑफ अशोका। सेलुकस के बारे में यहाँ पे जानकारी नहीं है। और भी देख लीजिए, देखिए कई किताबें हैं, एनसीईआरटी की बहुत सारी बुक्स हैं, उसमें कई जगह सेलुकस की बात की भी गई होगी ना, तो देखिए वहाँ पे ये लिखा होगा कि सेलुकस ने मेगास्थनीज को भेजा था इंडिया में एज एन एम्बेसडर। ये सारी बातें होंगी जो एक्चुअल एक वॉर हुई थी, और मौर्यन साम्राज्य ने किस तरीके से ग्रीक साम्राज्य को एक बड़ा झटका दिया था ना, ये चैप्टर ऑलमोस्ट वर्ल्ड हिस्ट्री से ही काफी हद तक गायब हो चुका है। और आइजैक साहब ने भी यहाँ पर यही बात बोली है, इशू सिर्फ ये नहीं है कि अपना जो कंट्री का नाम है इसको हम लोगों को बस याद दिला दे कि इंडिया से ज्यादा भारत बुला करो। बहुत सारी और चीज़ें भी है, इंडियंस को ये भी बताना चाहिए कि हिस्ट्री में हम बहुत बार जीते भी हैं। नहीं तो अभी के लिए हिस्ट्री हमारी ऐसी स्ट्रक्चर्ड है जहाँ पे लॉसेस लॉसेस लॉसेस, फिर गुलामी का बड़ा पीरियड, एक आप मुड़ के देखते हो सच में कॉम्प्लेक्स आ जाता है कि हो क्या रहा था हमारे साथ। आई मीन क्या हम इतने ज़्यादा वीक थे, क्या हमारे साथ ऐसा फिर तो नहीं हो जाएगा। आपके कॉन्फिडेंस को बड़ा डेंट पड़ता है। तो इसलिए देखिए इंडियन नॉलेज सिस्टम को इंट्रोड्यूस करवाने की भी बात की जा रही है, बट अगेन एनसीईआरटी ने अभी ये क्लियर कर दिया है कि कुछ कंफर्म बात नहीं है कि अब एनसीईआरटी की किताबों में भी इंडिया की जगह हम भारत पे ज़्यादा एम्फेसिस देंगे। और एक बात बहुत ही इंटरेस्टिंग है, हिस्ट्री को लेकर ना इंडिया और चाइना की जो अप्रोच है बिल्कुल अलग है। इंडिया में हम कोशिश ये कर रहे हैं कि हमारे लोगों को पता लगे कि इतिहास में ऐसा नहीं है कि लगातार बस हम हारते गए थे फिर गुलामियां होती गई। इंडिया का बहुत अच्छा एक स्वर्ण काल भी था जिसके बारे में इंडियंस को पता होना चाहिए। बहुत सी चीज़ें थी जो हमने अकॉम्प्लिश भी की थी, बहुत सारी वॉर्स थी जो हमने जीती भी थी। एक तरफ तो हम ये सब कोशिश कर रहे हैं। चाइना में सिंस वन पार्टी सिस्टम है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना का राज है, ये लोग क्या करते हैं कॉन्स्टेंटली अपनी हिस्ट्री बुक्स के जरिए अपने लोगों को ये बताते हैं कि देखिए हमारे आने से पहले तो
चाइना को ह्यूमिलिएशन झेलनी पड़ी थी। ये जो एक थीम है ना, सेंचुरी ऑफ ह्यूमिलिएशन, 100 साल की ह्यूमिलिएशन। इवन दो आप कह सकते हैं कि इंडिया तो एक बार को कॉलोनी बन चुका था ब्रिटेन की, चाइना एक कॉलोनी था भी नहीं। ये लोग आज़ाद थे, ये एक कॉलोनी नहीं बने थे। एटलीस्ट वर्ल्ड वॉर्स के अलावा अगर हम बात करें तो चाइना रिलेटिवली ठीक ठाक था। बट स्टिल चाइना के लोग ना अपनी हिस्ट्री में अपनी ह्यूमिलिएशन पर बहुत फोकस करते हैं, क्योंकि चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी इंश्योर करना चाहती है कि इनके लोगों को एक बात याद रहे कि जब तक चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी नहीं आई थी, सिचुएशन बहुत ज़्यादा खराब थी। यहाँ के लोग ह्यूमिलिएशन में जी रहे थे, इनके पास प्रॉपर खाने को था नहीं, लोगों के पास पैसा कम था, इनकी जो ज़मीन थी ये फॉरेन एम्पायर्स हड़प चुके थे। तो ये आप कह लीजिए, मैं देखता हूँ ना, ऑब्जर्व करने में बहुत ही इंटरेस्टिंग लगता है। एक तरफ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना कॉन्स्टेंटली अपने लोगों को ये कहती रहती है कि जी हिस्ट्री हमारी बड़ी ख़राब थी और इसलिए तुम्हारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना का राज बना रहे, कल को कोई और चाइना पे राज करने के लिए ना आ जाए। तो आप कह लीजिए उनके प्रोपेगेंडा का पार्ट सा बन गया हिस्ट्री। वेराज इंडिया में ना, हम हिस्ट्री की जो रियलिटी थी उसे ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। हम ये कोशिश कर रहे हैं कि जो हिस्ट्री हमें वेस्ट ने बढ़ा दी है, सिर्फ उसको हम ना पढ़े, हम अपनी जो एक ट्रू हिस्ट्री थी उसको भी खोजें। तो यहाँ पर मैं जानना चाहूँगा आपके हिसाब से एनसीईआरटी की किताबों में जो भारत टर्म है, क्या हमें इसे ज़्यादा यूज़ करना चाहिए ऑल टुगेदर कंपेयर टू इंडिया? लिखिएगा इसके बारे में कमेंट सेक्शन में, और हो सके तो एक रीज़न भी मेंशन करिएगा कि आपके हिसाब से हमें ऐसा क्यों करना चाहिए। और फाइनली वापस आते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन पे कि रिसेंटली किस कंट्री ने ये कहा है कि यूएन के चीफ को रिज़ाइन करना होगा। ये लोग एक्चुअली प्रेशर डाल रहे हैं यूएन पे कि अपने चीफ से रिज़ाइन करवाओ। तो सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन ए, इजराइल। इस टॉपिक पर मैं अलग से वीडियो लेके आऊँगा कि क्यों इजराइल अब यूएन के पीछे पड़ गया है और ये चाहते हैं कि ऑल टुगेदर यूएन अपनी स्टेटमेंट्स वापस ले और यूएन में बड़े बदलाव हो। मैंने वैसे आज तक देखा नहीं है कि कोई कंट्री डायरेक्टली यूएन के चीफ को कह दे कि जल्द से जल्द रिज़ाइन कर ददो। और अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर मेरी कुछ एक्स्ट्रा क्लासेस भी हैं, आप देखना चाहें देख सकते हैं। यहाँ पे PD10 कोड यूज़ करके जो क्लासेस हैं ये आप देख सकते हैं। कई टॉपिक्स होते हैं जिन पर मैं चैनल पे वीडियो नहीं बना पाता, तो वो यहाँ पे आपको मिल जाया करेगा। सो एंजॉय दीज क्लासेस। थैंक यू, थैंक्स फॉर लिसनिंग, एंड एज ऑलवेज मे द गॉड्स वॉच ओवर।